ये हिंदी प्रेम था। और जवाहरलाल नेहरू उसी साल 1912 में इंग्लैंड से लौटे हैं, वो आए हैं पटना, कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए हैं। तो ये हिंदी का देखिए कितना, ऐसा नहीं था कि राजनीति में तो उससे पहले से सक्रिय थे, लेकिन हिंदी का प्रेम, चूंकि स्वदेशी भाषा, ये बहुत बड़ी चुनौती थी ना अंग्रेजों के तरफ से कि आपकी तो कोई अपनी एक भाषा नहीं है पूरे देश में जिससे कि आप लिंग्वा फ्रेंच कर सके कि, और आप बात करते हैं आज़ादी की और भारत की और देश की और राष्ट्र की। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कि चलो भाई मिला जुला कर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सब लोग आसानी से समझ ले, चाहे उसको आप हिंदुस्तानी करें जो करें, लेकिन ये सबकी एक समझ थी। राजेंद्र बाबू भाई पढ़ तो रहे थे अंग्रेजी में, सारा काम तो अंग्रेजी में, वो कागज से लेकर उस समय तो ही वो तो पटना यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के मेंबर के रूप में भी उन्होंने प्रयास किया था कि शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा को बनाया जाए हिंदी, लेकिन वो प्रस्ताव शायद पारित हुआ था, लेकिन तब तक वो डिजाइन करके हट गए थे कि नहीं बस। तो यह सब जो है हिंदी के प्रति, तो 1912 में कलकत्ता में हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार चौधरी बद्री नारायण प्रेमघर अध्यक्ष बने थे उसके। अब वहाँ से लेकर, हालांकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहकर काम कर रहे थे भाई, उसके कारण बन गए थे, इसलिए गांधी जी आते ही 1918 में इंदौर में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष बना दिए गए। लेकिन राजेंद्र बाबू उनसे पहले से इस दिशा में काम और आजीवन जुड़े रहे। 1918 में वो भी इंदौर गए हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में। 1923 में कोकिनाडा में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ है, वहाँ उन्होंने पर्चा भेजा है, उसके विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1936 में नागपुर में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ वहाँ अध्यक्ष बने थे। और फिर हिंदी के और भी कई का वो अलग एक विषय है। तो यह भी था स्वदेशी चेतना, अपनी भाषा कि ठीक है हमने पढ़ लिख लिया। अब आजकल लोग कहते हैं कि भाई हिंदी पढ़ने से या अपनी भाषा पढ़ने से क्या रोजगार मिलेगा। उस समय ये रोजगार का सवाल नहीं था, सब लोग धंधा नौकरी चाकरी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अपने देश हम की अस्मिता जिसको कहते हैं उसकी अभिव्यक्ति वो अंग्रेजी के माध्यम से नहीं हो सकती है, वह या तो हिंदी के माध्यम से होती है या किसी भारतीय भाषा के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए वो कई भाषाएं जानते थे, बंगला धारा प्रभा बोलते थे, उस पर संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी और भोजपुरी तो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी, घर परिवार में भोजपुरी में बात होती थी। और फिर ये अंग्रेजी तो कहना ही क्या है, लेकिन किसी चीज में हिंदी में उन्होंने किताबें लिखी। 1940 में नहीं 1936 में ही जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में आ गई, बड़ी चर्चा विश्व स्तर पर होती रही, हिंदी में भी करते रहे। 1946 में राजेंद्र बाबू की आत्मकथा आती है हिंदी में लिखी, और हिंदी में कई किताबें लिखी उनकी है। साहित्य शिक्षा संस्कृति उनके कई निबंधों का संकलन है, जिसका संपादन किया है हिंदी के दो बड़े साहित्यकारों ने, आचार्य शिवपूजन सहाय और डॉक्टर नगेंद्र, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। लेकिन ताजुब होता है कि हम हिंदी वाले भी इतने कृतज्ञ हैं। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा, राजनीति शास्त्र छोड़कर एमए करने के बाद हिंदी में आया कि नेहरू की आत्मकथा, और बता दूं मैंने पीएचडी की है जवाहरलाल नेहरू पर। मेरा विषय था जवाहरलाल नेहरू और हिंदी साहित्य। मार्क्सवादी प्रोफेसर ने गुरु नामवर सिंह ने मुझे विषय दिया था, तो उस समय हमने राजेंद्र बाबू को नहीं पढ़ा था, बहुत का कुछ नहीं पढ़ा था। अब इधर मैं देखता हूँ कि इतना काम तो उनका है, पीएचडी कराना था तो राममोहन सिंह को मुझे राजेंद्र प्रसाद पर कराना चाहिए था। लेकिन सोचिए कितने मने बड़े बड़े विद्वान भी अज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं, वो उपेक्षित रहे। जब मैं किताब लिख रहा था तो एक मित्र मिल गए, कुछ में एक आईएएस थे, कोई प्रोफेसर थे। क्या कर रहे हैं भगवान भाई? भाई आजकल मैं राजेंद्र बाबू पर किताब लिख। राजेंद्र बाबू पर? राम राम, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? कौन पढ़ेगा राजेंद्र बाबू पर किताब आपकी? ये हाल है हमारे, इसलिए कि
विलायती न लिबास में थे, न विलायती अंदाज उनका रहा, न वो रहा, न हैरो कैमरी वाला रहा, स्वदेशी अंदाज रहा। और ऐसा थोड़ा है कि कैमरीज में अंग्रेजी मैंने देखी उनकी सबसे अच्छी, वो जो उनके पत्र हैं अंग्रेजी में, एक किताब मुझे मिली ज्ञानोती दरबार ने उसका संपादन किया है, पोर्ट्रेट ऑफ ए प्रेसिडेंट। क्या मने वो भाषा है इंग्लिश में, इंडिया डिवाइडेड की इंग्लिश बड़ी डिफिकल्ट टफ लगी, लेकिन पत्रों की जो भाषा अंग्रेजी है वो मने अपने आप में लाजवाब। लेकिन कहाँ कोई चर्चा है भाई स्वदेशी प्रेम में तो आदमी। तो यह बातें उनके साथ थी, इसलिए जब देखा कि गांधी एक ऐसे आए कि उनके अंदर जो जज्बात थे उन जज्बातों को क्रियान्वित रूप करने का, ट्रांसलेट इनटू एक्शन करने का इसके साथ मिल सकता है, तो जुड़े। और जुड़े, ऐसा जुड़े कि फिर क्या था, जब 1924 में इसी पटना उस समय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपलिटी थी 1924 में, उसके वो चेयरमैन बने हैं। और चेयरमैन बने हैं तो लिखते हैं कि मैं कहाँ रहता था, 4-5 किलोमीटर दूर आवास से और ऑफिस जाना पड़ता था, एक्के पर जाया करता था, एक्का, एक फिटन हो जो सवारी होती थी अलग, उस पर पैसे वाले जाते थे। से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं घोड़ा गाड़ी पर जा सकूं, घोड़ा गाड़ी उसको करते थे, है ना। तो इस जो आदमी माने स्मार्ट दौलत कमा सकता था वकालत की बदौलत, छोड़कर और पटना की कायाकल्प करने के लिए सुविधाएं, जल सुविधाएं बहाल करवाने के लिए घूम रहा था इसके ऊपर। ये सब क्या था, इन चीज़ों की चर्चा है। और ऐसा नहीं है कहा ना कि केवल गांधी जी के कारण उनके अंदर पैदा हो गया। हिंद स्वराज तो 1909 में गांधी जी ने जो उसमें त्याग, सहिष्णुता, ये सब की चर्चा की है सत्याग्रह के लिए, वो तो इनमें उस समय से था। जो पत्र गोखले से बातचीत के बाद जो पत्र लिखा है उसको लिख ली। तो ये स्वदेशी की चेतना, और बाद में भी उसी स्वदेशी पर वो डटे रहे। उद्योग नीति भारत की क्या हो, तो वो कृषि को मानते थे कि कृषि जो है मुख्य यहाँ का जो है आधार है और उसके अनुकूल उद्योग होना चाहिए। इसलिए जिस तरह गांधी बड़ी मशीनों के पक्षपाती नहीं थे, मशीनीकरण के, राजेंद्र बाबू नहीं। लिखते हैं एक जगह, उनकी किताब है बापू के कदमों में पढ़े उसमें और कई जगह, कि ठीक है कि एक मशीन जो है बहुत कम समय में 100 आदमी का काम कर देती है, लेकिन 100 आदमी को वह 100 आदमी को किस तरह बेरोजगार कर देती है, यह भी हमें देखने की जरूरत है। मशीनीकरण के कारण आज किस तरह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कहाँ इस पर ध्यान है। गांधी यह जो सभ्यता समीक्षा थी वो बड़ी प्रासंगिक थी, आज उसी की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उस आदमी ने राजनीतिक रूप से भले कुछ गलतियां की हो, लेकिन जो अपने समय में उसने मशीनीकरण और मशीनी सभ्यता की जो आलोचना की है वो तो अद्भुत है। और राजेंद्र प्रसाद उसी के साथ खड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं खड़े। पढ़ लीजिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो बार बार गांधी की ऐसी नीति की आलोचना करते हैं, वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थे। लेकिन राजेंद्र बाबू इतना स्वदेशी मैंने देखा। मैं एक किताब गुड़गांव पर लिख रहा था, गाँव मेरा देश, तो उसमें गन्ने का चिफुआ शब्द आता है। हम लोग के यहाँ पता नहीं और जगह क्या, जो गन्ना कल्लू में पेरा जाता है और चिट्ठी जो निकल जाती है उसको चिफुआ कहते हैं। तो मैंने सोचा कि चिफुआ शब्द लिखूंगा तो पता नहीं पाठक समझे कि नहीं, तो मैंने नहीं लिखा। राजेंद्र बाबू की किताब में देखा एक जगह वो चिफुआ शब्द का प्रयोग करते हैं। चिफुआ हो क्या ना, और जाड़ा में जलावन के काम में खूब आता था, ईंधन का काम करता था। वो तो सब खत्म हो गया। ये दिखा कि इस आदमी को कितनी पकड़ थी। नेहरू जी से कोई पूछता था कि चिफुआ का मतलब क्या होता, तो बतलाते क्या तो जाते। हाँ। लेकिन वही आदमी मॉडल बना, आज भी बना हुआ है। कुछ भी उनके आलोचना कीजिए तो साहब आप संघी हैं और आप क्या हैं। हम कह दिया डॉक्टर लोहिया तो बहुत बड़े आलोचक थे, तो क्या वो संघी थे? और कृपलानी भी बहुत बड़े आलोचक हो गए नेहरू, तो क्या वो संघी थे?
तो आप भाई जो कह रहा है उसमें कोई तथ्य और तर्क है कि नहीं, वो तो ढूंढिए कि आप पूछ कर कुछ का कुछ सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। शिक्षा पर देख लीजिए, शिक्षा पर भी जो बंकिम चंद्र चटर्जी से एक लाइन चली, उनका एक लेख है लोक शिक्षा बंकिम बाबू का, बंग दर्शन एक पत्रिका में 1878 में वो लेख छपा था। उसमें बड़ा मार्के की बात उन्होंने कही कि आज जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही है, इसके कारण जो शिक्षित समाज है उसका अशिक्षित के साथ कोई संवाद नहीं रह गया है। आज हमारा कृषक राम किन हालातों में जी रहा है उसे हमारे पढ़े लिखे समाज को कोई मतलब नहीं है। कृषक राम खेत जोते जोते मर भी जाए तो इनके मुंह से हाय नहीं निकलती। ये 1878 में लिखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने आकर हमारा बहुत कुछ नष्ट किया है। जो हिंदी या जिन्होंने प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ा होगा उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह होरी नाम का किसान अंत में खेत जोते जोते मर जाता है, लेकिन जो संप्रभु सामंत वर्ग जिसे कहते हैं, राय साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, क्या क्या, किसी को कोई चिंता नहीं, उसके कमाए हुए अन्न से सबका पेट पलता है। राजेंद्र बाबू इसलिए मशीनीकरण के वो भी नई पक्ष में थे। शिक्षा भी अंग्रेजी शिक्षा की इस तरह से, अब एक मजबूरी थी, लोग क्या करते हैं भाई अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा ने खुद अपना एक क्रिटिक पैदा किया। वो मील और बेंथम और किसको किसको पढ़ाते रह गए और उसी मील और के विचारों ने और क्या क्या ने यहाँ के लोगों में स्वाधीनता का जागरूकता का भाव ऐसा पैदा किया कि उखाड़ कर फेंक दिया। तो उसका ये इस्तेमाल किया। तो राजेंद्र बाबू जो हमारी वो गांधीवादी चिंतक एक धर्मपाल जी हो गए और उनकी किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। तो ब्यूटीफुल ट्री में वो यही बतलाते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की जो परंपरा थी वर्षों पहले, वो मदरसे का या गुरुद्वारे में या मंदिर में ऐसे चलती थी और उसमें हर जाति के विद्यार्थी और अध्यापक हुआ करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। सबको नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने आकर। तो उस चीज को रिस्टोरेशन वैसी शिक्षा पद्धति जो हमारे अंदर नैतिकता का भाव पैदा करे, हमारे अंदर करे। और उसी तरह साहित्य पर भी मैंने देखा, एक साहित्यिक विमर्श करके एक लेख मैंने देखा जो छपा है पत्रिका में। तो उसमें मुझे किताब से जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति का जो शोक संदेश मिला था उसको मैंने खोल दिया था। उस शोक संदेश में वो राजेंद्र बाबू के कई पक्षों की चर्चा करते हुए उनके साहित्य प्रेम की भी वो चर्चा उसमें की गई है। तो इलाहाबाद में एक है हिंदी साहित्यकार श्री प्रकाश मिश्र, उन्होंने पढ़ा तो फोन मुझे किया कि भाई कैनेडी को पता था कि राजेंद्र बाबू को साहित्य में इतनी दिलचस्पी थी और कम वक्त हम लोगों को नहीं आज तक पता था। सोच लीजिए, अपने यहाँ कितने लोगों को पता है। और राधा कृष्णन भी लिखा है कि जब तब सप्ताह में एक बार हम लोग मिलते थे, कई विषयों पर चर्चा के अलावा साहित्य पर भी चर्चा हमारी होती थी। लेकिन देख लीजिए, मैंने पूछा कई हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों से कि भाई बताइए नेहरू जी की आत्मकथा पर जितना लिखा गया है हिंदी में भी, क्या राजेंद्र बाबू की आत्मकथा पर लिखा गया है? कहा कि लगभग नहीं चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ निराला नेहरू जी से झगड़ गए कि आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं, हिंदी में लिखते तो हिंदी समृद्ध होती। तो नेहरू जी तो अंग्रेजी में लिखे तो उसके आपको, लेकिन जो व्यक्ति हिंदी में लिख गया उसकी आप हिंदी वाले कोई चर्चा नहीं करते। तो यह सब था और मैं समझता हूँ कि काफी हो गया। और अब जिन बंधु कोई भाई को केवल मैं क्या कहूँ, सब तो पढ़ने वाले हैं, विद्वान हैं, फिर भी मेरे और किताब में दिलचस्पी हो तो आप सस्ता साहित्य मंडल से है किताब आ रही है, अमेजन पर भी उपलब्ध होगी, मंगा सकते हैं। और इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीदिएगा तो मुझे रॉयल्टी मिल जाएगी। अरे क्या रॉयल्टी बोले जाने को 10% तो रॉयल्टी देते हैं, वो भी नहीं देते हैं अधिकांश प्रकाशक। खुशी होती है कि चलो भाई जो सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ और वो प्रकाशित होकर सामने आ रही है, कुछ लोग जाने, और ठीक है।
सरकार उतना पेंशन नहीं देती है कि अपना गुजारा हो जाता है। इसी तरह ईश्वर स्वस्थ रखे, आप सबको भी स्वस्थ रखे, इसी तरह हम लोग मिलते जुलते रहें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत मनोयोग से और बहुत ही धैर्य से, हाँ धैर्य से सुना।